गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बिफोर ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, हम मैं तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि किस तरह से एनी फ्रैंक एक हॉलोकॉस्ट विक्टिम थी। हॉलोकॉस्ट क्या होता है? हॉलोकॉस्ट एक इवेंट थी 1942 से 47-48 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था उस वक्त। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, और जर्मनी कंट्री का जो लीडर था वो उस वक्त एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर को जो भी जूइश लोग थे, यानी जू रिलीजन फॉलो करने वाले जो लोग थे, उनसे काफ़ी नफरत थी। तो उसने क्या किया था कि उन लोगों को सबको पकड़ के एक ऐसे जगह पर बंद कर दिया था कि जहाँ पर उन्हें मुश्किल से खाना पीना मिलता था, उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, और एक कई बार गुस्सा होकर उन लोग को वहाँ पर मार भी दिया जाता था। तो ये पूरा जो इवेंट था जहाँ पर ज्यूज़ लोगों का कत्ल किया गया था फ्रॉम जर्मन सोल्जर्स अंडर द ऑर्डर ऑफ एडोल्फ हिटलर, वो जो इवेंट्स थे उसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। हॉलोकॉस्ट में सभी ज्यूज़ को हिटलर ने मार दिया था, अगर शॉर्ट में मैं तुम्हें समझाऊँ तो उसमें से एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की थी। वो उसने जब वो ये डायरी लिखना शुरू किया था तब वो 12-13 ईयर्स की थी, और वो 14-15 ईयर्स की जब थी तब उसे वहाँ पर जब बंद कर दिया गया था तो उसे कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो मर गई थी। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। लेकिन वो जब 13 ईयर्स की थी तो उसकी लाइफ जर्मनी में कैसी थी उसके बारे में थोड़ा लिखने जा रही है। वो डायरी में लिखती है, और वो डायरी उसके अंकल को मिली थी, जो उसने फिर पब्लिश करवाई कि एक हॉलोकॉस्ट विक्टिम के बारे में क्या हमें जानना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक चैप्टर लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से, और वो चैप्टर उसके स्कूल के बारे में था, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 50 से। तो आप पेज नंबर 50 निकाल लीजिए फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक में से, और हम स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have a even greater need to get all kind of things off my chest. मतलब एनी फ्रैंक कह रही है कि राइटिंग एक उसके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उसने पहले कभी किया नहीं था, और वो कह रही थी कि एट दैट एज उसे इतना कुछ लिखने में आता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लिखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि पहले तो वो सोचती थी कि 13-14 ईयर्स ओल्ड की लड़की कुछ लिखेगी, उसके बारे में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा था जिसके वजह से वो लिखना चाहती थी। ठीक है, पेपर इज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माय चिन इन माय हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। वो कहती, वो समझती कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस है। मतलब कई बार क्या होता है कि तुम अगर डिप्रेस फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, और तुम्हें किसी के साथ बात करनी है, और कोई सपोज तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे सुनता नहीं है, तो तुम्हें बुरा लगता है। लेकिन वो कहती है कि पेपर में ऐसा पेशेंस है ना, पेपर में तुम चाहो उतना लिख सकते हो, ऐसा कोई फ्रेंड जो तू नहीं सुनना चाहता वैसी फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो कहती कि उस दिन वो काफ़ी डिप्रेस फील कर रही थी, काफ़ी सैड फील कर रही थी उस दिन, और उसे वो सोच रही थी कि वो घर पे रहे या बाहर खेलने जाए ऐसा। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more passion, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. यानी वो कहती है कि पेपर में पेशेंस तो ज़्यादा है, लेकिन मैं किसी और को अभी रीड करने के लिए नहीं देने वाली हूँ। जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक मैं इसमें ही लिखूंगी। ठीक है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। यानी उसे याद है कि उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया था, उसका कोई कोई रियल फ्रेंड नहीं था, इसलिए। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family and loving aunts and all. यानी वो कह रही है कि मैं ये क्लियरली बता देती हूँ कि अगर लोग सोचते हैं कि 13-year-old लड़की हो तुम, यानी ऑलमोस्ट तुम लोग के एज के, तुम 13-14-15 साल के ही हो,
तुम्हारा कोई फ्रेंड ना हो ऐसा पॉसिबल है नहीं। वो सोचते कि कोई ऐसा सोचेगा नहीं कि जब मैं कहूँगी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है तो वो कहती है कि मेरे पास दो लविंग पेरेंट्स है, एक सिस्टर है और 30 लोग हैं जिसे मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। इतने लोग तो है ही, और साथ में कई आंट्स है जो मेरी फैमिली में है, वो मेरे साथ रहती है। No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to able to get any closer and that's the problem. वो कहती है कि on the surface यानी ऊपर से तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसके जो भी फ्रेंड्स थे उसके साथ एवरीडे कन्वर्सेशन होता है और फिर और फिर वो कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाता है, वो लोग सब घर चले जाते हैं। नहीं, उसको वो ये फीलिंग बता रही है कि हम लोग क्लोज नहीं है, किसी को कोई क्लोज नहीं आ रहा है। एक पर्सनल सीक्रेट शेयर करनी होती है या तो फिर कोई पर्सनल बातें शेयर करनी, ये सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यानी वो कहते हैं कि डायरी क्यों स्टार्ट करी थी, क्योंकि लोग एक दूसरे पर भरोसा कम करता है। कन्फाइड मतलब पर्सनल थिंग्स बताना, ठीक है। तो वो खुद से भी दूसरों को, किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें बताती नहीं है, कोई उसको बताता नहीं है। इसलिए वो कहती है कि डायरी इसलिए मैंने शुरू की कि मैं अपनी पर्सनल थिंग्स अपने डायरी में लिख सकूँ। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. And उसने कहा था कि एक डायरी को फ्रेंड के तरह इमेजिन करने में वो क्या चेंजेस करेगी। लोग जनरली जब डायरी लिखते हैं तब उनके एक्सपीरियंसेस और वो सब शेयर करते हैं, जबकि वो डायरी को अपना एक फ्रेंड मानती थी और वो डायरी में वो लिखना चाहती थी कि जो अपने फ्रेंड को बता सके, फ्रेंड के साथ जैसे कन्वर्सेशन कर सके वैसे वो डायरी में लिखना चाहती थी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 51 पे। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई डिड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। वो कहती कि अगर मैं अगर किटी को मतलब उसकी डायरी को फ्रेंड मानती हूँ तो पहले मुझे अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए। मैं क्या हूँ और मेरी फैमिली और मेरा क्या एक वजूद है, मतलब एक आइडेंटिटी है, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो वो अपनी आइडेंटिटी बता रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June in 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. वो बता रही है कि उसके फादर एक सबसे अच्छे, सबसे लविंग फादर थे। उन्होंने उसकी मदर को मैरी नहीं किया जब तक वो खुद 36 के नहीं हुए और उसकी मदर 25 की नहीं हुई। फिर उसकी सिस्टर का बर्थ हुआ था 1926 में और उसके बाद उसका खुद का बर्थ हुआ था 1929 में। उसकी सिस्टर का नाम MARGOT मार्गरेट था। I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. उसके फादर हॉलैंड में, जर्मनी से हॉलैंड में 1933 में वहाँ पर चले गए थे। My mother Edith Hollander Frank went to him to Holland in September. सितंबर में उसकी मम्मी भी चली गई थी। While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Aachen AACHEN नाम की एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर उसके सिस्टर को और एनी फ्रैंक खुद को वहाँ पर भेज दिया गया था उसके ग्रैंड मदर के साथ रहने। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन डिसम्बर एंड आई फॉलोड इन February व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। फिर क्या हुआ कि मार्गरेट और उसकी बहन, वो दोनों एनी और उसकी बहन जो मार्गरेट थी वो भी वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे हॉलैंड में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द सिक्स्थ फॉर्म माय teacher was Mrs. Cooper as the head mistress. At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreak farewell. देखो जनरली क्या होता है कि वहाँ पर है ना, वो लोग का नर्सरी और प्राइमरी स्कूल सेम होता है और उस वक्त जर्मनी में प्राइमरी स्टैंडर्ड है ना 6 स्टैंडर्ड तक था। तो यहाँ पर जो फॉर्म लिखा गया ना कि आई वॉज इन फर्स्ट फॉर्म और अंटिल 6th फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म और 6th फॉर्म मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड तक। तो
मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में वो खुद नर्सरी यानी जो केजी सेक्शन होता है वो ख़त्म किया, फर्स्ट टू सिक्स स्टैंडर्ड उसने ख़त्म किया था। और जब सिक्स स्टैंडर्ड उसका ख़त्म हुआ तो वो दूसरे यानी सेवन स्टैंडर्ड से वहाँ पर हाई स्कूल शुरू होता है। हम जैसे सेकेंडरी स्कूल कहते हैं वैसे वो लोग हाई स्कूल या प्रोप्राइटरी स्कूल कहते हैं। वो उसके लिए वो सेवन स्टैंडर्ड से उन्हें अलग स्कूल में जाना पड़ता था। तो जब वो जा रही थी तो उसे और उसकी टीचर जो मिसेस कुपरेस का नाम दिया है, उन दोनों के आंख में आंसू आ गए थे क्योंकि वो दोनों बहुत क्लोज हो चुके थे उस वक्त। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 में क्या हुआ कि उसकी ग्रैंडमा को कोई बीमारी हुई थी और ऑपरेशन की ज़रूरत हुई, तो उसका बर्थडे इतना ज़्यादा कुछ मनाया नहीं गया था। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and solemn dedication of my diary. मतलब वो कहती है कि 1942 में उसकी ग्रैंडमा मर गई थी और उसके बर्थडे में जब नेक्स्ट उसका एनी फ्रैंक का बर्थडे आया तब एक और कैंडल जलाई गई उसके ग्रैंडमा के लिए। और फिर वो कह रही थी कि अभी वो चार लोग ही है साथ में, वो उसकी मदर फादर और उसकी बहन, और वो अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन अब जो लिख रही है वो आज के दिन मतलब 20th जून 1942 पर अभी ये उसके बर्थडे के बाद का टाइम है, ठीक है, क्योंकि जून में उसका बर्थडे हुआ था। अब वो जो डायरी में जो एंट्री कर रही है वो उसके दो पेजेस है, पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53। वो क्लास में उसके साथ कुछ होता है, क्या होता है वो हम देखते हैं। डियर किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट राउंड एंड हु विल केप बैक। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। Gian and I laugh ourselves Celia at the two boys behind us and Cian and Jax who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not। मतलब वो कहती है कि आज पूरी क्लास क्विकिंग इन इस बूट्स, मतलब वो पूरी क्लास इतनी घबरा चुकी है क्योंकि आज उनका रिजल्ट का दिन था और क्लास की मीटिंग होगी टीचर्स की, डिसाइड करेंगे कि किसे नेक्स्ट ईयर भेजना है और किसे उसी सेम क्लास में डिटेन करना है। मतलब कौन फेल होगा कौन पास होगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो कई बच्चे कैसे थे कि कई बच्चे बैट्स लगा रहे थे कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा, और ये सब बच्चों के नाम दिए, CN GN जैक्स, ये लोग सब बैट्स लगा रहे हैं, उनके बीच हो रहा है कि कौन आगे जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन पूरे दिन सुबह से शाम तक से यही डिस्कशन हो रहा था कि कोई कह रहा था कि मैं पास होऊंगा, कोई कह रहा था कि मैं नहीं होऊंगा, ये सब चीज़ें चल रही थी। इवन जी's pleading glances at my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. वो कह रही है कि क्लास में इतने डमी मतलब इतने वीक स्टूडेंट्स है कि कम से कम 1/4 मतलब 1/4 क्लास पूरा फेल होगा, लेकिन टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं शायद ज़्यादा भी फेल हो शायद कम भी फेल हो, ऐसी वो बात कर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एनीवे वी ऑल वी कैन डू इज वेट अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। यानी वो कहती है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड्स मतलब उसकी जो फ्रेंड्स थी उसके बारे में इतना उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि सब वो और उसके सब गर्लफ्रेंड सब पास होने के लिए यानी सोच रहे थे कि ऑलमोस्ट पास हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक मैथ्स सब्जेक्ट था जिसमें उसे प्रॉब्लम्स था, तो उसे शायद ऐसा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैथ्स भी पास कर लेगी। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स वाज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच। यानी वो कहते कि सभी टीचर्स के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी और वो टीचर्स में 9 लोग थे, 7 लेडीज़ थी और 2 जेंट्स थे। उसमें से एक मिस्टर कीसिंग नाम के जो मैथ्स के टीचर थे वो उसके साथ इतना नहीं बनता था, क्योंकि वो लड़की बातें बहुत करती होती है, तो मिस्टर कीसिंग को एनी फ्रैंक के साथ थोड़ा अनबन जैसा होता है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। यानी एनी फ्रैंक को काफ़ी सारे वार्निंग्स मिले थे फ्रॉम मिस्टर कीसिंग ने उसे कहा कि तुम बातें मत करो, लेकिन फिर भी वो माने नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि
तुम एक ऐसे लिखोगी खुद पर, यानी उसको वो चैटर मतलब जो बिना काम का जो बात करना होता है उसको चैटरिंग कहते हैं। तो वो एनी फ्रैंक को चैटर बॉक्स कहते हैं कि तुम चैटर बॉक्स हो, तुम बिना काम के बातें बहुत करते हो। तो एक चैटर बॉक्स यानी खुद के ऊपर एक ऐसे, क्यों तुम एक चैटर बॉक्स क्यों हो, उसके ऊपर एक ऐसे लिखना है तुम्हें। ये एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया था सर ने उसे। और एनी फ्रैंक ने क्या किया कि उस वक्त उतना ज़्यादा उसने फोकस नहीं किया, उसने वो चैटर बॉक्स का टाइटल नोटबुक में लिख दिया और नोटबुक अपने बैग में रख दी, ठीक है। That evening, after I did finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing on the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. इन्हों कहते हैं कि जब शाम ख़त्म हुई तो वो अपना बाकी सारा होमवर्क करके ख़त्म किया, तो उसे याद आया कि मुझे चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखना है। तो जब उसने ऐसे लिखना शुरू किया तो वो सोच रही थी कि क्या लिखूँगी, मुझे एटलीस्ट ऐसे में जो ऐसे लिखना है उसमें ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चाहिए कि जो कन्विंस कर सके मिस्टर कीसिंग को कि क्यों लोग बातें क्यों करते हैं, क्यों कोई चैटर बॉक्स होता है, क्यों कोई ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। I thought and suddenly had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and I was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. यानी उसने सोचा फिर लिखा 3 पेजेस का ऐसे लिखा और उसमें मेनली उसने यही लिखा कि बातें करना स्टूडेंट्स का एक ट्रेट होता है, मतलब एक पर्सनालिटी का वे होता है कि, और उसे तुम कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद कंट्रोल करने का ट्राई करेगी ऐसा। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. मतलब वो कहती है कि हाँ, मैं आपको कंट्रोल करने का ट्राई तो करूँगी, लेकिन उसकी मम्मी खुद एक चैटर बॉक्स थी, मतलब उसकी मम्मी बहुत बातें करती थी, इसलिए उसकी मम्मी से वो क्वालिटी उसने इनहेरिट किया, मतलब थ्रू उसके मम्मी से के थ्रू उसकी वो क्वालिटी आई, इसलिए वो शायद ज़्यादा रख नहीं पाएंगे ऐसा। जब नेक्स्ट दिन वो मिस्टर कीसिंग को उसका होमवर्क सबमिट करती है तो मिस्टर कीसिंग का रिएक्शन क्या होता है ये सेकंड पैराग्राफ में बताया, पेज नंबर 53 पे। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. यानी जब उसने वो ऐसे में आर्ग्यूमेंट्स पढ़े तो उन्हें उन्हें पहले थोड़ा हंसी आया, लेकिन जब वो दूसरे सब लेसन्स में बात कर रही थी तब मिस्टर कीसिंग को कि नहीं इसे वापस हमें होमवर्क देना चाहिए एज अ पनिशमेंट। तो उन्होंने उसे कहा कि तुम दूसरा ऐसे लिखोगे एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, मतलब इनकॉरिगेबल मतलब जो चीज़ तुम क्योर नहीं कर सकते, मतलब जो चीज़ तुम बदल नहीं सकते, यानी तुम खुद एक चैटर बॉक्स हो तो तुम क्यों खुद को चेंज नहीं कर सकते, क्यों तुम शांत नहीं बैठ सकते, ये चीज़ के ऊपर ऐसे लिखो। However, during the third lesson he did finally had enough. मतलब क्या हुआ कि फिर उसने जब सेकंड जो इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स का उसने ऐसे लिखा था तो सर को इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन्होंने दूसरे कई लेसन्स तक उसे बिल्कुल नहीं कहा। However, during the third lesson he did finally had enough. Annie Frank, as a punishment for talking the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. यानी उन्होंने एक जोक मारा, उन्होंने ऐसा कहा कि ये वो इतनी बातें कर रही थी तो उसने कहा कि तुम एक ऐसे लिखोगे कि क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मतलब मिस्ट्रेस मतलब वो ऐसा बताना चाहता था कि तुम इतना बातें कर रहे हो कि एक डक जैसा आवाज़ करता है क्वैक क्वैक क्वैक, उस तरह से लग रहा है मुझे, तो तुम इसके ऊपर एक ऐसे लिखोगे, ऐसा उन्होंने जोक मारा। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, दो आई डिड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। इट वॉज टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। यानी सब लोग हंसने लगे, लेकिन फिर एनी फ्रैंक को भी हंसी आया, लेकिन उसे याद आया कि जो भी मुझे रीजंस देने थे कि मैं चैटर बॉक्स क्यों, वो सब मैंने आगे के 2 ऐसे में दे दिए थे, अभी तीसरे ऐसे में मुझे क्या करना होगा, मुझे सर को कन्विंस कैसे करना होगा, तो कुछ ओरिजिनल मुझे लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सैने हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जंप फॉर जॉय। उसकी कोई फ्रेंड थी सैने नाम की, उसने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगी ऐसे लिखने में, और
और वो ऐसे लिखने में जब उसने उसे कहा तो एनी फ्रैंक को काफ़ी खुशी हुई कि वो मुझे हेल्प करेगी एक पोएम लिखने में जो बाय वर्स पोएम होगी, और शायद इससे मिस्टर कीसिंग को अच्छा लगेगा। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई डिड मेक श्योर द जोक ऑन हिज। यानी वो कह रही थी मिस्टर कीसिंग मुझ पर जोक मार रहा है, लेकिन उनके खुद पर जोक हो जाए ऐसा मैं ट्राई करूँगी। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because he quacked too much. यानी उसने एक पोएम उसकी फ्रेंड के हेल्प से ख़त्म करी, और वो पोएम में ऐसा था कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वान थे जिनके 3 डकलिंग्स थे, और वो फादर स्वान वो 3 डकलिंग्स को खा जाते हैं क्योंकि वो तीनों बहुत बातें करते होते हैं इसलिए। लकीली मिस्टर कीसिंग took the joke right away. He read the poem to the class, adding his own comments and several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. यानी क्या हुआ कि वो जब उन्होंने पोएम पढ़ा तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने पूरे क्लास को भी सुनाई और खुद अपने कमेंट्स भी दिए, और इस तरह से मतलब उसकी क्रिएटिविटी से वो बहुत खुश हो गए थे। दूसरे क्लासेस को भी उसकी पोएम सुनाई और फिर उसे बातें करने के लिए अलाउ उन्होंने किया था। और पहले जो ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर थे कीसिंग, वैसे बाद में नहीं रहे। मिस्टर कीसिंग फिर काफ़ी जोक्स मारते थे क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगेन आप जो बाकी के मैंने लेक्चर्स दिए उसके और ये चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स आप एक बार नोटबुक में लिख लेना, सचिन सर को सबमिट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर आपका शायद 2-3 दिन बाद आए क्योंकि मुझे थोड़ा गले में तकलीफ़ हो रहा है और मैं थोड़ा एक दो दिन का रेस्ट लेने का सोच रहा हूँ। फिर भी अगर होगा जल्दी तो मैं आपको सचिन सर को लिंक सबमिट कर दूँगा। ओके।